हम कक्षा 6 के भूगोल एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी तो सूर्यास्त के बाद आकाश में वो देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान पहले एक या दो चमकते बिंदु था, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती चली गई। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमत्कार, कैसे संपूर्ण आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़ रहे हैं। जो आसमान में छोटे छोटे तारे होते हैं, उनको देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे आसमान में छोटे छोटे हीरे जड़े हुए हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ नहीं टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान है। यानी कुछ तारों के बाद में कह रहा है कि ये बिना टिमटिमाहट के कुछ चंद्रमा के समान है। चंद्रमा चमकीले वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग पृथ्वी प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यानी चमकीले वस्तुओं के साथ आकाश में जो चमकीले वस्तु हैं, उसके साथ साथ आप लगभग चंद्रमा को देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार की स्थितियों में दिखाई देता है। यानी चंद्रमा अलग अलग स्थितियों में अलग अलग आकार का दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी पूर्णिमा, यानी जिसमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, वो पूर्णिमा की रात होती है। फिर 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात यानी अमावस्या की रात होती है। यानी शुक्ल पक्ष में जब होता है, उसी की बात यहाँ पे कह रहा है कि अमावस्या होता है यानी पूर्णिमा होती है। ऐसा रात में अगर आसमान साफ है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आप इस बात को आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं उसकी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य अत्यधिक तेज, यानी जो आकाश में तारे और चंद्रमा होते हैं, वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? उनको दिन में न दिखाई पड़ने का मेन कारण होता है कि जो सूर्य में उनको ना दिखाई देने का मेन कारण ये होता है कि सूर्य का जो तेज है ना, आकाश में जो सूर्य का तेज है, वो उसका प्रकाश अत्यधिक तेज होता है। तेज के कारण रात्रि के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख सकते हैं, जिस कारण वो वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं। चंद्रमा, सूर्य तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी रात में जो चमकने वाले पदार्थ हैं, यानी सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उसे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं। यानी क्या? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं। इनके पास कुछ ऊष्मा प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तथा सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। फिर रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हम इन्हें बहुत अधिक दूर होने के कारण हम इन्हें ऊष्मा के प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं और वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि दूरी से देखने पर वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। यानी जो वस्तुएं दूर से दिखाई देती हैं, वो छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है? वो ऊंचाई पे होने यानी दूरी पे होने के कारण वह छोटा दिखाई देता है। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों से देख सकते हैं।
यानी रात में आसमान के में देखते समय आप तारों का विभिन्न समूह होता है, तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध यानी अनेक प्रकार की आकृतियाँ जो दिखाई देती हैं वे नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी नक्षत्र मंडल तारों के विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं वे नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। आरसा, मेजर, बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल यानी सप्तर सितारा जो आसानी से समझ पहचान में आती हैं वो है नक्षत्र मंडल यानी सप्तर सितारा। सात यानी सात ऋषि सत, यह 7 तारों का समूह सप्तर सितारा किसे कहा जाता है? 7 तारों के समूह को जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आप आसमान में और तारों को, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। तो प्राचीन काल से लोग रात में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से, पहले प्राचीन काल में इतना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं थी, घड़ियाँ, मोबाइल, ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो लोग दिशाओं का और समय का, रात्रि का जो पता लगाते थे वो तारों की दिशाओं के माध्यम से पता लगाते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है, यानी ध्रुव तारा आसमान में एक स्थान पे रहता है। हम सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। फिर सप्तर्षि तारा के संकेत चारों तरफ आपस में मिलते हैं। काल्पनिक रेखा खींची जाए तो वे एक ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, यानी कुछ जो खगोलीय पिंड है उसको उनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट्स कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह, यानी जहाँ पे हम रहते हैं पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, यानी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे चित्र में बनाया गया पूरब, पश्चिम, उत्तर दिशा में ये ध्रुव तारा। फिर बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर ये छल्ले हैं। विभिन्न पदार्थों की असंख्य छोटे छोटे पिंडों में बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी के इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। फिर है आसमान में दिखने वाला तारा एक क्या है? आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ये सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी साथ चलने वाला है तथा इसको चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की तरह 7 और ग्रह हैं जो सूर्य से अपना प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ पास अपने चंद्रमा भी है। फिर सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यानी सौर मंडल है, सौर मंडल का निर्माण किससे होता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर ये सौर मंडल का निर्माण होता है। उसे हम सौर परिवार कहते हैं, जिसका परिवार का मुखिया, यानी उस सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित। सूर्य कहाँ पे है? सूर्य सौर मंडल के एक केंद्र में स्थित है। यह एक बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक
गर्म गैसों से बना है। सूर्य क्या है, बहुत बड़ा है, इसका आकार बड़ा है और यह बहुत अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, जिसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रहता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। यानी सूर्य क्या है, सौरमंडल के प्रकाश, सौरमंडल पे प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किमी दूरी पर है। यानी सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, 15 करोड़ किमी दूरी पर है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून क्या है। यानी 8 ग्रहों में सबसे पहले सूर्य के बुध, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस और नेपच्यून है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी के ग्रहों का नाम इस तरीके से है, दिया हुआ है। फिर सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। अगर पूछा जाए कि सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है। वह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, यानी शुक्र जो है, शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के आकार और आकृति समान होने के कारण शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा बहन माना जाता है। फिर अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, यानी प्लूटो भी एक ग्रह था जिसे अभी तक ग्रह माना जाता, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जो प्लूटो बौने ग्रह कहे जाने लगे। इसमें कुछ समझाने के दृश्य दिया हुआ है। तो क्या आप जानते हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों में लिखे हैं, यानी शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो जाते हैं। तो उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा में लिखा गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, यानी ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का विवरण, जिसमें पृथ्वी के सभी विवरण समाहित हो, उसे ज्योग्राफी कहते हैं। यह 2 ग्रीक शब्दों में लिखा है, पहले जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया, पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ लिखनी, यानी पृथ्वी के ग्राफ को तैयार करना या लिखना। पृथ्वी के संबंध में यानी लॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, मेट्री यानी पृथ्वी का मापन, आयन मतलब पृथ्वी के आकार का अनुरूप। ये था कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में जानकारी। तो फिर अब नीचे और पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा, पहला कौन सा है? पहला बुध है। दूसरा कौन सा है? दूसरा शुक्र है। फिर तीसरा है, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, यानी भू-आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, यानी जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? पृथ्वी पर ही पाई जाती। पृथ्वी
ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी, वायु उपस्थित जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायुमंडल, वायु में जीवन के लिए सभी आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन, इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा गया। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखाई देती? नीले रंग की, क्योंकि इसके 2/3 सतह पे पानी से ढकी हुई है, इसलिए नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 2/3 भागों पे पानी से ढका होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा गया। फिर उसके बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, यानी सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रह। फिर चौथा है चंद्रमा। जब हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, यानी एक उपग्रह हमारी पृथ्वी के पास है, जो है क्या है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास की केवल 1/4 या इतना बड़ा प्रतीत होता है, क्योंकि यह हमारे अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक होने के कारण इसमें लगभग 384,400 किमी दूर है। यह अब पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं कि पृथ्वी कितनी किमी दूरी है और चंद्रमा कितनी दूरी है। पृथ्वी 15 करोड़ दूरी पर थी, यानी सूर्य पृथ्वी इतनी दूरी पर था चंद्रमा, और चंद्रमा कितना है? 384,400 किलोमीटर दूरी पर है। फिर इसमें बॉक्स में कुछ समझाने के लिए दिया है। उपग्रह क्या? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित ग्रह, कृत्रिम ग्रह, वैज्ञानिक ग्रहों द्वारा जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी से पृथ्वी के अध्ययन से किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कहा जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जिसे IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। फिर चंद्रमा पृथ्वी के लगभग एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। अगर पूछा जाए चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा कर। इसमें लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक ही चक्कर पूरा करता है। परिणाम स्वरूप यह पृथ्वी हमें चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी के जीवन के लिए अनुकूल एक ही भाग, यानी जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इनकी छाया को देखता है। ग्रह, यानी ग्रहों, तारों, उपग्रहों, अंतरिक्ष, असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों से क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं में लगभग बीज पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के भाग हैं, क्योंकि यह बहुत वर्ष पहले विस्फोटक के बाद टूटकर अलग हो गए थे, यानी उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी पे इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इन आकाशगंगा के एक भाग की प्राचीन कल्पना आकाश में प्रकाश की तरह बहती हुई नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार
लाखों आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, यानी सभी आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी यह जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड के क्या हैं, एक हिस्सा है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? यानी आप पृथ्वी पर हैं, क्या सौरमंडल का एक भाग है? हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए। लाखों आकाशगंगाओं को मौजूद हैं, इस चित्र को स्थान दीजिए। ये था कुछ महत्वपूर्ण NCERT 6th क्लास के NCERT के फर्स्ट चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने पढ़ा।